नमस्कार। आज हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ यूरोप यानी यूरोप के उपतंत्र के बारे में। अगर हम यूरोप महाद्वीप की नदियों की बात करें तो यूरोप महाद्वीप की अधिकांश नदियाँ आल्प्स और जो मध्यवर्ती यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र हैं उनसे निकलती हैं। और इस महाद्वीप की मुख्य नदियाँ हैं राइन नदी, रोन नदी, सीन नदी, ओडर नदी, डैन्यूब नदी, एल्ब नदी, विस्चूला नदी। और पूर्वी यूरोप की बात करें तो इसकी प्रमुख नदियां हैं वोल्गा नदी, नीपर नदी। ये पूर्वी यूरोप की प्रमुख नदियां हैं। पूर्वी यूरोप महाद्वीप की नदियों की मुख्य विशेषता यह भी है कि यूरोप महाद्वीप की नदियों में जल की अधिकता या जल की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। और इसका कारण यह है कि जो यूरोप महाद्वीप का अधिकांश भाग है वो पछुआ हवाओं के प्रभाव क्षेत्र में आता है। और जिस कारण इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, तो पछुआ हवाओं से अधिक वर्षा के कारण यूरोप महाद्वीप की नदियों में जल की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। अब हम एक एक करके यूरोप महाद्वीप की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम डैन्यूब नदी के बारे में। अगर डैन्यूब नदी के उद्गम स्रोत की बात करें तो डैन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के पूर्वी ढलानों से होता है। यानी जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है उसके पूर्वी भाग से डैन्यूब नदी का उद्गम होता है। और अगर इसके आगे प्रवाहित होने की बात करें तो यह नदी जर्मनी की सीमा को पार कर ऑस्ट्रिया में प्रवेश करती है और इसके बाद ऑस्ट्रिया के मैदानी भागों से होकर प्रवाहित होती है। इन मैदानी भाग को वियना बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यह नदी हंगरी व चेकोस्लोवाकिया की सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है और फिर अंत में यूगोस्लाविया में पहुंचती है। यूगोस्लाविया में डैन्यूब नदी में तीसा नदी आकर इसमें मिलती है। इसके बाद यह नदी रोमानिया और बल्गारिया की सीमा बनाती हुई काला सागर में गिरती है। यानी डैन्यूब नदी की उत्पत्ति जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होती है और जबकि यह अंत में अपना जल कहाँ गिराती है, काला सागर में अपना जल गिराती है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों में है इन, सावा, रेस, कुरेट इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं, वो है यूरोप की प्रमुख नदियों में है राइन नदी। राइन नदी की उद्गम स्रोत की बात करें तो यह स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी की सीमा पर जो कॉन्स्टेंस लेक है वहाँ से होती है। यानी इसकी उत्पत्ति कॉन्स्टेंस लेक से होती है और यह अंत में अपना जल कहाँ गिराती है, उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो उसमें है मोसेल, मेन, रूअर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और राइन नदी की मुख्य विशेषता यह है कि यह नदी उन्नत देशों से होकर गुजरती है और इन देशों का मुख्य आधार व्यापार है। और इसी कारण इस नदी को यूरोप की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। और राइन नदी का जो जलमार्ग है वो विश्व का सबसे अधिक व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। यानी विश्व का सबसे अधिक व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, राइन नदी का मार्ग है। और इस नदी के व्यापार में कोयले का महत्व अधिक है। यानी इस नदी के व्यापार में कोयले का अधिक व्यापार होता है और इसी कारण इस नदी को कोयला ढोने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, कोल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वोल्गा नदी के बारे में। वोल्गा नदी की उत्पत्ति की बात करें तो वोल्गा नदी की उत्पत्ति वाल्दाई पहाड़ियों के हिमनिर्मित झील से होती है। यानी वाल्दाई हिल से इसका उद्गम होता है और इसके बाद यह जल कहाँ गिराती है, कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। और अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो उसमें है सुरा, कामा, ओका, तेवर इसकी सहायक नदियाँ हैं। और अगर दूसरी ये भी विशेषता है कि वोल्गा नदी और इसकी सहायक नदियों का जो बेसिन है उसमें जनसंख्या बसावट अधिक देखने को मिलती है। या यूरोप का अत्यधिक जनसंख्या बसाव क्षेत्र में वोल्गा और वोल्गा की सहायक नदियों के बेसिन क्षेत्र में देखने को मिलता है। और व्यापारिक दृष्टि से भी इस नदी का महत्व अधिक है। और अगर हम शीत ऋतु में बात करें तो शीत ऋतु में बर्फ़ के कारण या ठंड के कारण यह वोल्गा नदी जम जाती है या इसका जल जम जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं यूराल नदी की। यूराल नदी यह नदी यूराल पर्वत के दक्षिणी भाग से होकर निकलती है, यानी इसका उद्गम यूराल पर्वत के दक्षिण से होता है और यह अंत में अपना जल कहाँ गिराती है, कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। और यह नदी एशियाई, रूस व यूरोप में बहती है और यह यूरोप और एशियाई महाद्वीप को अलग भी करती है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ हैं इर्टेक, चंगान, कुसुम, उत्वा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एल्बे नदी की। तो अगर एल्बे नदी की बात करें तो यह नदी मध्य यूरोप की मुख्य नदी है और इसकी उत्पत्ति होती है कारकोनोस पर्वत से, जो कि पोलैंड में है। और यह अंत में अपना जल कहाँ गिराती है, यह उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ हैं वाल्टवा, मुल्दे, एलिस्टर, हेवल इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद अब हम यूरोप की जो छोटी छोटी नदियाँ हैं उनकी बात करें तो उनमें हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम जो अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराने वाली नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराने वाली नदियों में है गिरोन, ग्वाडियाना, लॉयरे, डाउरो ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो कि अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं उत्तरी सागर में अपना जल गिराने वाली नदियों की। तो इसमें है राइन, एल्बे, वेसर, ये प्रमुख नदियाँ जो उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट है काला सागर। काला सागर में जल गिराने वाली नदियों में कौन कौन सी है, डेन्यूब, सवा, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो काला सागर में अपना जल गिराती हैं। नेक्स्ट है भूमध्य सागर। अगर भूमध्य सागर की बात करें तो भूमध्य सागर में अपना जल गिराने वाली प्रमुख नदियों में कौन सी है, एब्रो, रोन, पो, वारदार यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। पो नदी इटली में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है कैस्पियन सागर में अपना जल गिराने वाली नदियाँ, तो इसमें है वोल्गा, यूराल, कामा, ओका, बेलापा, ये प्रमुख नदियाँ जो कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट बात करें बाल्टिक सागर की। तो बाल्टिक सागर में अपना जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, विसिचुला, ऑडर, सुना, नेमोन, ये प्रमुख नदियाँ जो बाल्टिक सागर में जाकर गिरती है। और लास्ट बात करें बेरेंट सागर की, तो इसमें है बेरेंट सागर में गिरने वाली नदियों में है पेचौर, मेजन प्रमुख नदियाँ जो बाल्टिक सागर में अपना जल गिराती हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की यूरोप के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।